गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं सुभाष कर। कल तक आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बताया गया था। उसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लेते हुए हम आज का टॉपिक लेते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले थोड़ा सा हम ये जाने हमने कल क्या पढ़ा था। आपको कल बताया गया था क्रिटिकल एंगल के बारे में। ध्यान से सुन लीजिए और ये आज के पूरे टॉपिक में ये काम आना है। क्रिटिकल एंगल क्या था? डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ये ध्यान दीजिए, क्रिटिकल एंगल हो गया। और कल आपको बताया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या था? द फिनोमिना व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, मीन्स डेंसर मीडियम में हमारे पास लाइट का सोर्स है। द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम कब होगा? इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये हमारे पास था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम डेंसर मीडियम में हैं तो लाइट वापस भी आ सकती है अगर एंगल हम इस तरीके से सेट करें कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। तीसरा, क्रिटिकल एंगल फॉर फ्यू मीडिया। कुछ मीडियम्स के लिए हमने ये बताया था क्रिटिकल एंगल। आपको ध्यान होगा ग्लास के लिए लगभग 42 डिग्री था और वाटर के लिए 48 डिग्री और डायमंड के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 2.42 और 24 डिग्री के करीब था। तो ये फिगर्स आप माइंड में भी रखें, साथ में आप कॉपी पे भी नोट करके रखें। आगे हम देखते हैं। अब हम उसी फिनोमिना को लेते हुए हमारा टॉपिक है डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री। हम लाइट को 90 डिग्री से किस तरीके से डेविएट करें। अब आप एक बात सोचो, ये बात ऐसा भी कह सकते हो, अगर ये हमारे पास मिरर है, अगर हम इस पर 45 डिग्री पर लाइट डालें तो 45 से फिर वापस चली जाएगी, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये काम तो उससे भी हो सकता था, लेकिन हम इससे क्यों करने जा रहे हैं ये हम देखें। तो हमारा टॉपिक क्या है? डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री। यहाँ ध्यान से देखें और वो ही हम काम में लेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप डायग्राम में देख रहे हैं, कंसीडर ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम पॉइंट P। आप यहाँ ध्यान दीजिए पॉइंट P पर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AB ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ग्लास प्रिज्म। आइसोसेलेस मीन्स इसकी दो साइड इक्वल है। कौन कौन सी? इस प्रिज्म की AB और BC। आपको ये बता देते हैं, जो आप लैब में प्रिज्म देखते हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है। इसका मतलब उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास जो एंगल है इसमें दो एंगल 45 डिग्री के हैं और एक एंगल 90 डिग्री का है। तो ये हमारे पास कौन सा प्रिज्म हुआ? राइट एंगल प्रिज्म। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रे हमारे पास इस पर सरफेस AB पर ये नॉर्मली आई और नॉर्मल आएगी तो पिछली बार हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी बताया था एज इट इज ये पास हो जाएगी, इसका डेविएशन नहीं होगा। और कहाँ पे आती है ये? फेस AC पर। कहाँ पे स्ट्राइक करेगी? Q पर। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, ये हमारे पास एंगल नॉर्मली आई है तो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है और यहाँ पर ये A एंगल 45 डिग्री, तो ये भी हमारे पास 45 बचेगा। साथ में ये डॉटेड लाइन से आप देख रहे हैं ये राइट एंगल है, तो ये हमारे पास एंगल कौन सा? PQB, ये हमारे पास होगा 45 डिग्री। अब हम जानते हैं इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इन डेंसर मीडियम द रे रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। तो यहाँ पर भी क्या है? ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है 42 डिग्री और यहाँ पर हमारे पास एंगल कितना दिया हुआ है? 42 से ज्यादा, मीन्स 45 डिग्री। तो क्या होगा? ये रे PQ आप देख रहे हैं ये वापस लौट आएगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इस फेस AC से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हुआ है, तो यहाँ से लौट आएगी और लौट आने के बाद आप देख रहे हैं ये फेस BC पर ये नॉर्मली आती है। क्यों? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I 45 डिग्री है तो R भी 45 डिग्री होगी और यहाँ पर ये कितना बचेगा? ये 45 डिग्री और इस प्रिज्म का एंगल 45 डिग्री है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री पर रे आती है तो एज इट इज निकल जाती है। तो आप देख रहे हैं कि रे QR एज इट इज निकल जाएगी। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? इंसिडेंट रे हमारे पास PQ है और रिफ्लेक्टेड कौन सी हुई? QR। तो यहाँ पर डेविएशन कितना आया? 90 डिग्री। तो यही हम आपको बताना चाह रहे थे, डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री। आगे हम देखें,
अब हम डेविएट करने जा रहे हैं 180 डिग्री से। तो अगला टॉपिक है हमारे पास टू डेविएट ए रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री। हम लाइट की रे को 180 डिग्री से किस तरीके से डेविएट करें, किसकी हेल्प से, राइट एंगल प्रिज्म की हेल्प से। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें इस डायग्राम को, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस बीसी, या इसको हम हाइपोटेन्यूज भी हम बोल रहे हैं। इस राइट एंगल प्रिज्म का ये हाइपोटेन्यूज है और यहाँ पर आपको दिखाया है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। इसका मीनिंग क्या है, इसके दो एंगल तो 45 डिग्री हैं और एक एंगल 90 डिग्री है, इसलिए इसको हम राइट एंगल प्रिज्म भी बोलते हैं। अभी हम यहाँ पर देखें रे ऑफ लाइट PQ इज इंसिडेंट ऑन द फेस BC नॉर्मली। आप यहाँ पर यह फर्स्ट से डिनोट किया है, तो इस पर ये नॉर्मली आई तो क्या होगा, सेम उसी प्रकार जो अभी आपको बता के चुके थे। तो यहाँ पे नॉर्मल आएगी तो एज इट इज निकल जाएगी और फेस BA पर ये एंगल कितना बनाएगी, ये हमारे पास 90 डिग्री, B पर 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, तो कितना बचा, 45 डिग्री बचा। और ये एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो रे वापस लौटेगी किसके अलोंग, आप यहाँ देख रहे हैं ये लौटेगी हमारे पास QR के अलोंग लौट के आएगी। यहाँ पे आप देखें थोड़ा ज्योमेट्री से, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा और इस प्रिज्म का ये एंगल A 90 डिग्री है। तो हमारे पास ये एंगल आप देख रहे हैं ARQ, ये भी 45 डिग्री आएगा और ये हमने यहाँ पर नॉर्मल डाला है तो यहाँ पर ये 45 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर भी फिर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास 45 डिग्री है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। तो फिर दोबारा से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन R पॉइंट पर होगा और R पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, ये रे एज इट इज यहाँ से निकल रही है और कितने एंगल पर आती है, ये 90 डिग्री पर आती है, तो ये किधर चली जाएगी, RS के अलोंग निकल जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास रे P से Q तक होती हुई, R से होती हुई S तक आ गई। हम दूसरी रे की बात करते हैं, सेम उसी तरीके से रे सेकंड लेते हैं 1 के, ये नीचे है तो इसका भी क्या होगा, ये एज इट इज यहाँ पर फेस BA पर आई और फिर यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पर फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ फिर दोबारा से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और ये फिर दोबारा आप देख रहे हैं S के ऊपर बाहर की तरफ आ गई। अब एक बात तो इसमें ये देखें, रे हमारे पास फर्स्ट ऊपर की तरफ है लेकिन नीचे क्या आती है, नीचे की तरफ, और 2 नीचे थी अब ये ऊपर आ गई, तो क्या होगा 180 डिग्री से डेविएट तो हो रही है लेकिन साथ में उलट जाती है। अगर मान लो हमारे पास कोई आदमी सीधा खड़ा हुआ है तो इसमें कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। आगे हम देखें, अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है, ये 90 डिग्री से या 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट होती है। और रिफ्लेक्ट शब्द क्यों काम में लिया, क्योंकि इसमें कौन सा फिनोमेना काम आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम देखें कि इनके क्या एडवांटेजेस हैं। तो हम अगला टॉपिक लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ओवर सिल्वर्ड प्लेन मिरर। सिल्वर्ड प्लेन मिरर क्या है, सुबह उठ के जो हम अपने बाल बहाते हैं वो है सिल्वर्ड प्लेन मिरर। उसमें भी हम अपना मुंह देखते हैं, लेकिन कल भी मैंने बताया था कि उसमें 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता, उसमें कितना होता है 90 से 95% और इसमें 100% होता है। तो इसकी क्वालिटीज आप देखें, एडवांटेजेस क्या क्या हैं। पहली है ए टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म डज नॉट रिक्वायर एनी सिल्वरिंग, मतलब इसमें आपने देखा प्रिज्म से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होता है लेकिन इसमें सिल्वरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। सिल्वरिंग आप समझ गए होंगे, बैक में जो हम सिल्वरिंग या कुछ मसाला सा लगा देते हैं। सेकंड, इन ए गुड मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज 90 to 95%। जो अच्छा मिरर है वो भी कितना रिफ्लेक्ट करेगा, 95% तक, बट इन ए रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ऑलमोस्ट 100% रिफ्लेक्शन इज क्योर्ड। इसमें कितना होगा हमारे पास, 100% रिफ्लेक्शन होगा। अगला हम देखें इसका यूज, विद ए कांस्टेंट यूज ऑफ मिरर इट्स सिल्वर्ड सरफेस मे गो बैड बट ए रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज फ्री फ्रॉम सच ए ट्रबल। आप देखें कितना भी अच्छा आप मिरर ले लें, 5-6 साल बाद उसकी सिल्वर या जो पॉलिश वाली सतह है वो थोड़ी खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मिरर हमारे पास अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जो हमारे पास टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है उसमें कहीं भी सिल्वरिंग नहीं करते, मीन्स पॉलिश नहीं करते, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये खराब नहीं हुआ।
अगला देखते हैं, ए थिक प्लेन मिरर काज मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। अब देखें, अगर हम मिरर लेते हैं तो उसकी कुछ मोटाई होगी और उसके नीचे सिल्वरिंग होगी, तो उस मोटाई में से कहीं पर तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर नीचे वाले पार्ट से रिफ्रैक्शन ये होगा। इसकी वजह से जो हमारी इमेज बनेगी एग्जैक्ट नहीं बनेगी, जबकि टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में हमें एग्जैक्ट 100% एज इट इज बनेगी जैसे हम हैं। आगे हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, मिराज। इसको हम मृग मारीचिका भी बोलते हैं। क्यों ये नाम पड़ा मृग मारीचिका? आपने सुना होगा रेगिस्तान में पानी कहीं नजर नहीं आता, लेकिन मृग को जब प्यास लगती है, उसको मृग तृष्णा भी बोलते हैं, तो उसे दूर कहीं ऐसा नजर आता है कि एक पेड़ खड़ा है, और वो पेड़ खड़ा है उसके साथ में क्या है, एक पॉन्ड है, पानी का तालाब है, और उसमें उसकी परछाई बन रही है। तो इसी फिनोमिना से इसका नाम क्या पड़ा, मृग तृष्णा या मिराज। इसको हम देखें, मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच ऑकर्स यूजुअली इन डेजर्ट ऑन हॉट समर डे। कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, डेजर्ट एरिया में ज़्यादा ऑब्जर्व होता है, और गर्मी भी साथ में होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं। द ऑब्जेक्ट सच एज ट्री अपीयर्स टू बी इन्वर्टेड एज इफ ऑन द बैंक ऑफ पॉन्ड ऑफ वाटर। कैसे नजर आएगी कि जैसे पानी के किनारे एक पेड़ खड़ा है। ऑन ए हॉट समर डे द टेम्परेचर ऑफ एयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम। अब आप यहाँ पे ध्यान से सुने और आपको इस डायग्राम से हम बताते हैं। अब ये जो रेत है गर्मी की वजह से क्या हो जाएगी, एकदम गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से हम ऐसा माने कि जो इसके कांटेक्ट में एयर है वो ज़्यादा गर्म है कंपैरिजन में इसके ऊपर वाले के। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हॉट एयर है वो उसको हम रेयर मीडियम के रूप में कंसिडर करें, और जो कोल्ड एयर है वो उसको डेंसर मीडियम के रूप में। तो हमारे पास दो मीडियम हो गए, रेयर और डेंसर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और यहाँ पर हम एक लाइन नंबर यहाँ ड्रा करें तो हम देखें कि अब हमारे पास जो ऊपर की लेयर है वो हमारे पास होगी डेंसर मीडियम, और नीचे की रेयर मीडियम, क्योंकि ऊपर तो कोल्ड एयर है और नीचे थोड़ा सा हॉट। तो क्या होगा, अब हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है डेंसर से रेयर में जाएगी, तो क्या होगा, इट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। फिर अगले स्टेप पे देखें, फिर वही फिनोमिना होगा, जो हमारे पास पहले हॉट थी वो उसके नीचे ज़्यादा हॉट है, तो इसका मतलब वो कोल्ड का काम करेगी और नीचे हॉट का। तो क्या होगा, फिर और बेंडिंग हो जाएगी, और ये बेंडिंग आप देख रहे हैं, ये पॉइंट ए तक आकर के ये एंगल इतना हो जाएगा कि ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो क्या होगा, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। आप देख रहे हैं ओ से ए तक आई और ये ए से ई तक चली जाएगी, और ई तक जाने के बाद ये ऑब्जर्वर हमारे पास ये बैठा है ई पर। तो क्या लगेगा इसे कि जैसे इमेज कहाँ पर है, ये आई पर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसे ये जो पेड़ सामने दिख रहा है ये तो दिखेगा ही, साथ में इसकी परछाई या नीचे पानी में भी दिखाई देगी। तो इसे ऐसा लगेगा कि जो पेड़ खड़ा है पानी के किनारे खड़ा है। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं मिराज। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी एक डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें भी हमने मिराज को दिखाया है, और इसको आप खुद भी देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा शाइनी ब्राइट डे हो या थोड़ी गर्मी हो तो आप देखेंगे कि सड़क पर बहुत दूर तक अगर आप ध्यान दें, हाईवे वगैरह हो, तो आपको कोई व्हीकल आता हुआ नजर आएगा, और उसकी जो लाइट वगैरह या कुछ ऐसा नजर आएगा आपको कि सड़क से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। और थोड़ा ध्यान दें तो आपको ऐसा नजर आएगा कि सड़क पे थोड़ा कहीं पानी भी पड़ा है, लेकिन उसके पास आप जाके देखेंगे तो वो पानी गायब हो जाएगा। वो भी हमारे पास क्या है, वो मिराज का ही एक इल्यूजन है। तो वो आप स्वयं देख सकते हैं। अब हम इसी से रिलेटेड एक ऑप्टिकल इल्यूजन पे आते हैं, लूमिंग। लूमिंग इज ए काइंड ऑफ मिराज ऑब्जर्व इन द वेरी कोल्ड रीजन्स। कहाँ पे ऑब्जर्व होता है ये, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो। इन विच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स टू हैंगिंग मिड वे इन एयर। कैसा लगता है कि इसमें तो क्या था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी, पानी में दिखाई देती थी, और इसमें आसमान में दिखाई देगी जैसे ऊपर लटकी हुई हो। लूमिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कास्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसको हम समझ के देखें। इसके लिए एक बात ये ध्यान दें, लूमिंग इज ऑब्जर्व बाय द ऑप्टिकली रेयर वार्मर एयर लाइज अबाउट द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मिराज में तो हमने क्या लिया था, नीचे हमने हॉट एयर ली थी और उसके ऊपर जस्ट ऊपर थोड़ा सा कोल्ड एयर ली थी। कोल्ड एयर को हमने डेंसर मीडियम लिया और हॉट एयर को रेयर। अब हम इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, जो मान लो नीचे बर्फ बिछी हुई है
और उसके जो कांटेक्ट में एयर होगी वो कोल्ड होगी, और उससे जो ऊपर की लेयर होगी वो थोड़ी सी हॉट हम मान लें कंपैरिजन में थोड़ा सा। तो कोल्ड एयर को हम क्या लेंगे, डेंसर मीडियम, और हॉट को रेयर मीडियम। इसको हम थोड़ा और आगे समझ के देखें, यहाँ डायग्राम से थोड़ा देखते हैं। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक शिप है, और शिप कहाँ पर है, कहीं दूर से आ रहा है, और मान लो ये ऑब्जर्वर हमारा सी है और उसको ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नीचे की लेयर कैसी है, डेंस, और ऊपर की रेयर है। तो क्या होगा, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट की जो आप देख रहे हैं ए से बी की तरफ झुकती चली जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। ठीक है, तो कैसा लगेगा ये, इट विल गो अलोंग BC, और इस ऑब्जर्वर सी को कैसा नजर आएगा कि इमेज कहां पर है, आई पर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये शिप इसको कहां पे दिखाई देगा, ए की बजाय आई पर, और अगर इसको भी देख पा रहा है ये ए को और आई को भी देख पाएगा, तो इसका मतलब वो एक साथ दो शिप देखेगा, एक तो अर्थ पर और दूसरा मिड एयर, हवा में वो तैरता हुआ उसको नजर आएगा। ये कौन सा फिनोमेना है, लूमिंग। अब अगला हम फिनोमेना देखते हैं, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। अब हम ये देखें, अगर आपसे एक आ जाए कि अगर आप बिल्कुल कंप्लीट डार्क रूम में खड़े हैं और आपके हाथ में एक हीरा है, तो क्या वो चमकेगा, आप सोचिए, बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस है। चलो अब हम ऐसे रूम में आए कि जिसमें थोड़ी सी लाइट है, तो क्या वो चमकेगा, हाँ चमकेगा। कितना, जितना उसको हमें लाइट है ना उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा चमक नजर आएगी। तो इसको हम यहाँ पे समझ के देखते हैं। द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे हम देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना है, 2.42। सो द क्रिटिकल एंगल फॉर द डायमंड एयर इंटरफेस इज 24 डिग्री। इसको आगे देखते हैं इस डायग्राम से। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइट रे ये एंटरिंग करती है, सपोज ये 90 डिग्री पे ये आई, या किसी और एंगल पे भी आ सकती है, और इसमें ये एंटर कर गई, किसमें, डायमंड में। ये डायमंड दिखाया हुआ है, और ये एंगल कितना बना रही है, ये जो यहाँ पे येलो कलर है, ये तो हमने किसके लिए दिखाया, क्रिटिकल एंगल की रेंज है, उससे जस्ट थोड़ा ज्यादा है। तो क्या होगा, ये रे जो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड हुई है इसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। लौटने के बाद क्या होगा, सामने वाली फेस उसकी कटिंग्स इस तरीके से करते हैं कि वो जो लाइट है ना वो फिर वही जो एंगल इस तरीके से बने कि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो क्या होगा, ये फिर वापस इसी में फिर यहाँ पर वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर किसी और सरफेस पे चली जाएगी, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट पर। तो इस तरीके से एक बार लाइट एंटर करने के बाद उसमें सारी फेसेस को वो चमका देगी। तो इसी वजह से हमें डायमंड चमकदार दिखाई देता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं अलग अलग फेसेस हैं, और इनकी कटिंग्स मेन होती है कि जिससे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाए, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा हो जाए। तो इसी वजह से हमें डायमंड चमकदार दिखाई देता है। अब हम अगला देखें, ऑप्टिकल फाइबर। 1870 में जॉन टिंडल ने एक बात ऑब्जर्व की, एक टंकी से पानी टपक रहा था और उसने क्या किया, नीचे लाइट लगा दी। तो उसने क्या देखा, वो लाइट उस पानी में से होती हुई कहाँ चली गई, वापस वहां तक पहुंच गई। तो क्या हुआ, इसका मतलब कि लाइट किसी मीडियम में से ट्रेवल कर सकती है। उसी के बिहाफ पर उसने ये ऑप्टिकल फाइबर बनाया। आगे हम यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये हाथ में बारीक बारीक से आप देख रहे हैं कांच के बने हुए तार हैं, इन्हीं को हम ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। आगे देखें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ये बहुत ध्यान से देखें। आप इमेजिन करें एक पतला सा कांच का तार है, वो कांच का तार कितना पतला है, जितने हमारे बाल, उससे भी पतला हो सकता है, ठीक है। और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हम लेते हैं, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है, लगभग 1.7, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 1.7। और उसके ऊपर एक पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश किस तरीके से करते हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो, उससे कम हो, मतलब 1.7 से कम होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो अंदर वाला पार्ट है वो तो डेंसर मीडियम हो गया, और बाहर वाला पार्ट किस तरीके से काम करेगा, रेयर मीडियम का। तो इस तरीके से, और इनकी थिकनेस कितनी होती है, लगभग ये माइक्रोमीटर के रेंज की होती है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा हम ये इंडिकेशन दे रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर का। अगर यहाँ पर एक मक्खी जो बैठी हुई है ना, तो दूसरी तरफ मुड़ के उसकी फिगर आ जाएगी। इसका मीनिंग क्या है कि उसका मुंह जहाँ से लाइट एंटर कर रही है ना, दूसरी तरफ मुड़ के आ जाती है। इसको भी हम आगे समझते हैं ऑप्टिकल फाइबर को। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द वन एंड ऑफ द फाइबर एट ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस,
such that the angle of incidence at core cladding interference become greater than the critical angle, then the ray get totally reflected। आइए इसको देखें इस डायग्राम से। यहाँ पर देखें, अगर ये हमारे पास रे ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है और ये जो व्हाइट पार्ट है इसमें, ये तो इसका क्या है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कितना दिखाया 1.57 और बाहर का 1.52। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इनर पार्ट तो इसका डेंसर मीडियम हुआ और आउटर इसका रेयर मीडियम हुआ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या हो, अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो तो क्या होगा, ये वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। फिर दूसरी फेस पे भी सेम वही फिनोमिना होगा, क्योंकि ये दोनों फेसेस पैरेलल हैं तो एंगल फिर भी वही उतना ही बनेगा, मीन्स क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बनेगा। तो ये बार बार इसी में लौटती रहेगी। लौटने के बाद क्या होगा, ये बार बार घूमने के बाद एक दूसरे एंड से बाहर निकल आएगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक सिग्नल जो हमने ऑप्टिकल फाइबर में डाला दूसरी तरफ एज इट इज निकल आएगा। एज इट इज क्यों काम में लिया, अभी आपको बताया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 100% रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जिस सिग्नल को हमने डाला वो सिग्नल एज इट इज हमें दूसरी तरफ मिल जाएगा। तो ये हमारे पास हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम इनकी एप्लीकेशंस देखते हैं। पहली एप्लीकेशन लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन एंडोस्कोप्स टू एग्जामिन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स सच एज स्टोमक, इंटेस्टाइन्स एक्सेट्रा। क्या है ये, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूं। अभी तक अगर मान लो किसी आदमी को पथरी हो जाए तो क्या करते थे, उसको थोड़ा सा वहाँ से कट किया, ऑपरेशन किया और उसको निकाल लिया। लेकिन एंडोस्कोपी में हम क्या करते हैं, उसमें हम एक नली डालते हैं और उस नली में कई नलियाँ होती हैं, वो सारी कुछ एक उसमें ऑप्टिकल फाइबर की होती हैं। मीन्स कैमरा डालना है अंदर और या फिर उसमें हमें इंटरनल पार्ट्स को देखना है, लाइट वगैरह भी अगर हमें डालनी है तो उसकी हेल्प से हम सारा कुछ देखते हैं। उससे क्या है कि उस स्टोन को क्रश करके हम इजीली निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक है, जैसे आपने सुना होगा बिना टाका चीरा के ऑपरेशन। तो इस टाइप की टेक्निक्स में हम ये काम में लेते हैं। पहली, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड फ्लो इन द हार्ट। हार्ट में ब्लड का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, इसको भी हम ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर सेंसर्स हैव बीन यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑप्टिकल फाइबर के बने हुए सेंसर क्या काम आते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने में और प्रेशर को मेजर करने में काम आते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे इसमें दिखाया हुआ है, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल आप यहाँ से ये देख रहे हैं। इसमें ये इंटरनल पार्ट्स में ये डली हुई है। ये अगर मान लो जैसे किसी को हाथों में कुछ हो जाए तो उसकी हेल्प से हम सारा कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को आराम से हम देख सकते हैं। अगली एप्लीकेशन पे हम आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द कंप्यूटर्स। दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर कन्वर्टेड इनटू लाइट। इसको थोड़ा सा हम देखें। अभी तक मान लो एक टीवी टावर है या कोई हम टेलीफोन मोबाइल जो हम करते हैं, या एक हमारे पास स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक हमें कोई भी सिग्नल भेजना है तो क्या करते थे, वही ट्रेडिशनली तांबे के तार हम काम में लेते थे और उसमें हमारा सिग्नल करंट की फॉर्म में जाता था। लेकिन अब क्या है, उस करंट को हम लाइट सिग्नल की फॉर्म में बदल के ऑप्टिकल फाइबर से भेजते हैं। अभी आपको बताया था ऑप्टिकल फाइबर में हमारा जो सिग्नल है वो 100% पहुंचता है। दूसरा ये कि जो वायर से जो हम भेजते हैं मैसेज, उसको तो थेफ्ट भी हो सकता है वो, लेकिन इसका सिग्नल बाहर लीकेज नहीं होता, तो बहुत सीक्रेट ये रहता है। तो आजकल जितने भी डिस्क वाले हैं, एक डिस्क सेंटर से दूसरे सेंटर तक अपना सिग्नल इसी केबल की हेल्प से भेजते हैं। तो ये हमारे पास कंप्यूटर्स में इस तरीके से बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। अगली हम एप्लीकेशन देखें, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द ऑप्टिकल सिग्नल एंड 2 डायमेंशनल पिक्चर्स। मान लो सारी की सारी हमें पिक्चर्स वगैरह कहीं पर भेजनी हो तो भी हम इस केबल की हेल्प से, कौन सा, ऑप्टिकल फाइबर केबल से हम भेज सकते हैं। अगली हम इसकी एप्लीकेशन देखें, द ऑप्टिकल फाइबर इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर्स आर यूज टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ लिक्विड्स। इनको रिफ्रैक्टोमीटर में किस तरीके से काम में लेते हैं, किसी भी लिक्विड का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो हम ऑप्टिकल फाइबर्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये इसके सारे यूजेस हुए।
इसमें कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एन एंडोस्कोप इज एम्प्लॉयड बाय ए फिजिशियन टू व्यू द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब एक फिजिशियन है, उसने शरीर के अंदर क्या डाला, ये एंडोस्कोपी का एक ट्यूब डाली, तो ये किस बेस पे बना हुआ है। यहाँ पे 4 आंसर हैं, आप देख रहे हैं। पहला है रिफ्रैक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा डिस्पर्सन, चौथा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस प्रिंसिपल पर ये इंस्ट्रूमेंट बना है, तो आप बता सकते हैं किस पे है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। अगला क्वेश्चन हम देखें, नाउअडेज आवर टेलीकम्युनिकेशन इज पॉसिबल बाय ए वेरी थिन ग्लास वायर। बहुत पतले कांच के तार से, आप सोचिए कि सारे सिग्नल कहां से जाते हैं, कांच के तार से। व्हाट फिनोमेना इज यूज्ड इन दीज वायर्स टू सेंड द सिग्नल। इन तारों में से कौन से तार, जो कांच के बने हुए हैं, और इनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। तो कौन सा फिनोमेना हम काम में लेते हैं, इसके 4 आंसर्स हैं। पहला है डिफ्रैक्शन, ये आपके लिए नया शब्द हो सकता है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। इन दोनों को आप डिटेल में वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को। थोड़ा सा बता देते हैं। डिफ्रैक्शन का मीनिंग तो क्या है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू एन ऑब्स्टेकल इट बेंड्स, मतलब एक किनारे पे जाके मुड़ना। और इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या, कि जब 2 लाइट सुपर इम्पोज होती हैं तो कहीं पर डार्कनेस और कहीं पर ब्राइटनेस हमें मिलती है। तीसरा पोलराइजेशन, और चौथा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप इसमें से पता लगा सकते हैं कौन सा होगा सही आंसर। ऑप्टिकल फाइबर किस पे बना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। आज हमने शुरू से अगर थोड़ा सा अगर हम नजर डालें तो क्या क्या हमने देखा। सबसे पहले तो हमने एक राइट एंगल प्रिज्म लिया था और उससे हमने रे को डेविएट कराया, किस तरीके से, 90 डिग्री पर, और उसमें कौन सा फिनोमेना काम में लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। फिर हमने उसी राइट एंगल प्रिज्म की हेल्प से रे को कितना डेविएट कराया, 180 डिग्री से, तब वापस उधर घूम के आ गई। साथ में घूमने के साथ क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट सीधी थी वो वापस उल्टी बनी। इसके बाद हमने लिया मिराज, उसके बाद लूमिंग, फिर एक और ब्रिलियंस ऑफ डायमंड को आपको बताया था कि हीरा क्यों चमकता है। उसमें आपको बताया गया था अगर हीरे में लाइट किसी भी एक फेज से एंटर कर जाए, तो एंटर करने के बाद जब किसी दूसरी फेज पे जाती है तो उसका इंसिडेंस एंगल कितना होता है, क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा हो तो वापस उसी में लौट आती है, वापस में फिर दूसरी फेज पे जाएगी। वहाँ पर भी जो हीरे की जो कटिंग की जाती है, कि उसकी कीमत किसकी वजह से होती है, उसकी कटिंग के हिसाब से ही होती है, तो वापस फिर लौट आएगी। तो इस तरीके से अगर थोड़ी सी भी लाइट उस पर पड़ती है तो पूरा पूरा चमक उठता है। और आपको बताया था हीरे के लिए क्रिटिकल एंगल कितना था, 24 डिग्री, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 2.42। इसके बाद आपको बताया था ऑप्टिकल फाइबर। इसमें मेन बात ध्यान रखें, कांच के तार बने होते हैं, उसके ऊपर कांच की ही पॉलिश होती है। एक बात वैसे आपको जानकारी के लिए बताएं, आजकल प्लास्टिक के भी बनते हैं, पॉलिश वगैरह भी प्लास्टिक के हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर कांच के होते हैं। कांच के तार के ऊपर, और कितना पतला होता है, हमारे बाल से भी पतला हो सकता है, और उस पर पॉलिश किसकी करते हैं, कांच की ही। और ये ध्यान दें, अंदर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा और बाहर वाले का कम। ये तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में था। और फिर हमने और क्या देखा, उसके ऑप्टिकल फाइबर की कुछ एप्लीकेशंस। ये आज का आपने सारा टॉपिक बहुत ध्यान से सुना, धन्यवाद।